गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है दिसंबर 11 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक टॉपिक हम लोग अर्बन फ्लडिंग के बारे में करने वाले हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से आप कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। इसको हम लोग करेंगे अपने टेक्स्ट सेक्शन से। इसको आप एडिटोरियल से भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ से एडिटोरियल भी आया था। क्योंकि चेन्नई में जिस तरह का इस बार साइक्लोन की वजह से फ्लड आया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अर्बन फ्लडिंग के रीजंस क्या क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक टर्म है पर्सनल नॉन ग्राटा। तो ये क्यों यूज हुई है, क्या इसका मीनिंग होता है, वो थोड़ा हम लोग करेंगे। ये वाला टॉपिक आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा कर सकते हो। इंडिया कनाडा का जब इशू चल रहा था आपस में, अभी भी चल ही रहा है लगभग लगभग, तब इसको हम लोग यूज कर रहे थे। अभी सूडान और यूएई के बीच में भी कुछ क्लैशेज हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इस टर्म को यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा विश्वकर्मा स्कीम के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। ये वाला टॉपिक भी ज्यादातर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कंसिडर करिए, मेंस में थोड़ा बहुत एग्जांपल देने के काम यूज किया जा सकता है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में मेंस में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लास्टिक पोल्यूशन एक एडिटोरियल टेक्स्ट सेक्शन आज हम लोग करेंगे। उसके अलावा एक दो एडिटोरियल और भी है, आर्टिकल और भी हैं, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो एसोसिएटेड आर्टिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, और आप सबको पहले से पता ही है वैसे तो, कि हर सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है ना, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए कवर करते हैं। 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है। तो एक बेसिक अच्छी खासी रिवीजन आपकी हो जाती है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 साल का करंट अफेयर अभी यूपीएससी डिमांड करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे उसको कवर करें, और आपकी रिवीजन भी अच्छी सी हो जाती है, और टॉपिक की आप बेटर तरीके से रिटेन भी कर सकते हो। तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। SC1000 अगर आप अप्लाई करोगे कोड को, तो 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे मेरी तरफ से है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो ब्रिटेन से आता है, और ये टॉपिक वैसे हम लोग पहले कर चुके थे। रवांडा के बारे में ये टॉपिक है बेसिकली। और यू नो वेरी वेल कि बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो यूके के अंदर एंट्री करते हैं इलीगल तरीके से। तो अब पहले क्या होता था, वो यूके में रहना शुरू कर देते थे, और फिर बाद में असाइलम के लिए अप्लाई कर देते थे। लेकिन अभी यूके वाले हो गए हैं परेशान, इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट वहां पे आते हैं। अब ये इतना जॉब्स तो है नहीं, कहाँ पे रखेंगे। और इलीगल इमिग्रेंट आने की वजह से कई सारे देशों में, जैसे आप स्वीडन का एग्जांपल लीजिए। स्वीडन एक टाइम पे दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री माना जाता था, लेकिन अभी यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा जो क्राइम रेट है वो स्वीडन के अंदर बढ़ रहा है धीरे धीरे हर साल। उसका एक बहुत बड़ा रीजन इलीगली इमिग्रेंट भी माना जाता है, हालांकि दूसरे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। तो यूके में भी जो है थोड़ा सा अभी क्या हुआ, एंटी इमिग्रेशन को लेके लोगों के मन में सेंटिमेंट है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी थोड़ी कुछ 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 ऐसी है। तो यूके ने क्या किया, यूके ने कहा देखो भाई, ये जितने इलीगली इमिग्रेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हम इसको वेलकम नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक जुगाड़ निकाला, और वो जुगाड़ ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हम लोग इन जितने भी इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं उनको रवांडा भेजेंगे। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, रवांडा को कुछ पैसा देंगे, ठीक है, रवांडा के अंदर कुछ रिफ्यूजी कैंप्स लगाएंगे, और इन कैंप्स के अंदर उन लोगों को यहाँ पे भेजेंगे। तो उनका थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, रहने का सामान, थोड़ा बहुत एजुकेशन का जो खर्चा होगा वो यूके वहां से देगा। लेकिन रहेंगे ये लोग रवांडा में। हालांकि यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मूव को पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को रिवर्स करने के लिए अभी जो मिस्टर सुनक हैं वो वहां की पार्लियामेंट में एक और नया बिल लेके आएंगे। उसके बारे में बेसिकली पूरी बात हो रही है। और $125 मिलियन ऑलरेडी रवांडा को कमिट कर चुका है यूके, उसको वो देगा कि भाई ऐसा है, देखो मेरे यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई है, आप वहाँ पे रख लो। ठीक है, तो इससे रवांडा की गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिलेगा, और वो कुछ चीज़ें यहाँ पे सोल्व हो सकती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, लेकिन ठीक है, सब गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो रवांडा की थोड़ी लोकेशन एक तो आपको पता होनी चाहिए। तो रवांडा के आसपास कौन सी कंट्री है, ब्रूंडी, ठीक है, तंजानिया जो बॉर्डर शेयर करता है, युगांडा इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसका नाम क्या है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मजा आएगा।
क्योंकि हम लोग पहले ये कर चुके हैं। ठीक है जी। चलो, ये किगाली है। किगाली किगाली भी थोड़े समय पहले न्यूज में था, एक क्लाइमेट टॉक को लेके। ठीक है, 2016 में यहाँ पे क्लाइमेट टॉक हुआ था, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किया था। वो थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किगाली एग्रीमेंट के बारे में, अगर आप बताना चाहें तो। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है अर्बन फ्लडिंग। तो अर्बन फ्लडिंग कोई इंडिया में नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले भी हम लोगों ने श्रीनगर हो, उससे पहले हम लोगों ने चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु हम लोगों ने लास्ट ईयर, इस साल भी हम लोगों ने देखा जो अर्बन फ्लडिंग चेन्नई में फिर से हुई है साइक्लोन की वजह से। राइट। तो दिल्ली में देखा हम लोगों ने इस साल मॉनसून के टाइम पे, दिल्ली में भी फ्लड आया था जो। तो अर्बन फ्लडिंग वैसे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 1 और 2 डेकेड्स में अर्बन फ्लडिंग के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रीजंस क्या हैं? देखिए, एक जो रीजन है वो तो आप क्लाइमेट चेंज को ऑफ कोर्स यहाँ पे दोष दे ही सकते हो, बट उसके अलावा तो क्लाइमेट चेंज तो ऑफ कोर्स एक बड़ा यहाँ पे रीजन रहता ही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल होती है, जो रेन पहले 4 महीने में थोड़ा थोड़ा करके हुआ करती थी, अभी वो एकदम से हो जाती है। तो बीच में एक महीना खाली रहता है, बिल्कुल ड्राई रहता है, जाते समय बारिश हो जाती है, शुरुआत में बारिश हो जाती है, तो बड़ा अनइवन सा हो गया है बारिश का सीन आजकल। तो जब होती है तो बहुत ज्यादा होती है, और जब नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होती है। और जब होती है तो फ्लड आता है, जब नहीं होती है तो ड्रोट आता है। ये कुछ समस्या हमारे यहाँ पे चल रही है। तो ऑफ कोर्स जो बारिश होती है वो एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे माना जाता है। चलिए ठीक है, बारिश भी हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वही ब्लॉक है पूरी तरह से। चलो, बारिश हो रही है, उस पर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस बारिश के पानी को ड्रेन तो आप कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन वो आप नहीं करते हो। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। जो लेक्स वगैरह थी, जो वाटर बॉडीज थी, वेटलैंड वगैरह थी, उनके ऊपर पूरी तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है। समस्याएं हैं। जब हम लोग अर्बन प्लानिंग करते हैं तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को तो खास समझते ही नहीं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। पाइप होनी चाहिए, इतनी बड़ी पाइप है, इतनी बड़ी। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो करप्शन करके पैसा कमा गया, खा गया। कुछ पैसा पॉलिटिशियंस के पास चला गया, कुछ पैसा इधर उधर चला गया। अब भाई, वो ड्रेनेज है, वो सिर्फ 100 लीटर वाटर के लिए है, लेकिन चाहिए हमें 1000 लीटर वाटर के लिए। अब ये दिक्कत है। तो ये तो समझते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब हमारे यहाँ पे। आपने देखा होगा गाँव शहरों वगैरह में, गलियों में, नालियों में किस तरह से प्लास्टिक के बैग, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो पड़े रहते हैं। ड्रेन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। समस्या तो है, बारिश का पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा? जा ही नहीं पाता है। जो नेचुरल वाटर बॉडीज थी हमारे यहाँ पे, जो जैसे वेटलैंड्स वगैरह थी, लेक्स थी, शहरों के आसपास, वो पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही हैं। कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, हर तरफ सीमेंट, हर तरफ कंक्रीट आपको देखने को मिलेगा। तो बारिश का पानी आता है तो वो ग्राउंड में जा ही नहीं पाता, क्योंकि पूरी तरह से कंक्रीट आपने ऊपर से बिछा दिया। डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है कैचमेंट एरियाज में। जो रिवर के कैचमेंट एरियाज हैं, बेसिन एरियाज हैं, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रही है। और डिफोरेस्टेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो सोल इरोजन होगा बहुत ज़्यादा होगा, वो जो मड वगैरह है वो भी ब्लॉकेज करती है। तो फ्लड वगैरह जो है इस तरह से आता है। लोग भी बहुत अवेयर नहीं है, मतलब आप सारा दोष सरकार को नहीं दे सकते। लोग भी अवेयर नहीं है, धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, धड़ल्ले से प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो भी बाद में फिर एक जो है समस्या का कारण बनता है। तो इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने देख ही लिया। जब फ्लड आता है तो ह्यूमन लाइफ्स लॉस होती है, कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। लोग बह जाते हैं पानी में, ट्रैप हो जाते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं घरों के अंदर ही। आपके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, आपका खाना चीज़ें हैं तो आप पकाओगे कैसे, बिजली नहीं है, वो सारी समस्याएं हो जाती हैं। प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह बहुत डैमेज होता है। बाद में इनको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि जब लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है उस फ्लड एरिया से, तो उनको कहीं और तो बसाया जाएगा ना, शेल्टर वगैरह में। ये टेम्परेरी शेल्टर होते हैं। अब टेम्परेरी शेल्टर में सुविधाएं नहीं होती हैं, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो ओल्ड एज होते हैं उनके लिए सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते हैं। और जब आप कहीं और पे डिस्प्लेस हो जाते हो तो आप स्कूल में कैसे जाओगे, एजुकेशन कैसे लोगे, वो समस्याएं दिक्कत होती हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सनल बिलोंगिंग्स वो गुम हो जाती हैं। बेंगलुरु के हमारे 2 स्टूडेंट थे, मुझे याद है, और उनके यूपीएससी के नोट्स बह गए थे भाई। वो बेंगलुरु में जब फ्लड आया था, तो कह रहे सर हमारे नोट्स ही खत्म हो गए, खराब हो गए, क्या करें।
तो ये समस्या है, पर्सनल बिलोंगिंग, किसी का मोबाइल चला गया, किसी की घर की दूसरी चीजें चली गई, टीवी चला गया, वो सब दिक्कत हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, मोबाइल इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो डिसरप्शंस होती है। अब जब जब रेस्क्यू ऑपरेशन गवर्नमेंट करती है तो ये सब चीजें तो चाहिए। तो पहले से ही समस्याएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी दिक्कत आती है। तो उसके अलावा पोल्यूटेंट्स, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, टाइफॉइड, कोलेरा, डायरिया। उसके बाद जब मस्कीटोज वगैरह होते हैं तो आपको चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू वगैरह वो सब बढ़ने लगता है धीरे धीरे। वाटर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है क्योंकि पोल्यूटेंट्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, सॉइल इरोजन बढ़ता है फ्लडिंग वगैरह से। ये सारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। और साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस तो है ही। ये आपके घर में पानी चला गया, आपकी पूरी सोसाइटी में, मोहल्ले में पानी चला गया, आप अपने घर को छोड़ के कहीं और जाना मजबूरी में पड़ रहा है, आपके दोस्त आपसे बिछड़ गए, तो ट्रॉमा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वो सब समस्या यहाँ पे डेफिनेटली होती है, क्योंकि जो सोशल फैब्रिक होता है वो टूट जाता है एक तरह से, चाहे वो टेम्परेरी हो, लेकिन दिक्कत तो इसमें होती है। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट है फ्लड की वजह से होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है भाई, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बेटर होना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो ड्रेन्स होती हैं, जो नालियां होती हैं, इसके अंदर सिल्टेशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर सोयल, रेत वगैरह वो सब भर जाता है। तो टाइम टू टाइम हमारी नालियों वगैरह को साफ किया जाना चाहिए। जो हमारे सिटीज में वेटलैंड हैं जहाँ पे एंक्रोचमेंट वगैरह हो गई है, उनको प्रॉपर तरीके से ठीक करें, है ना, मैपिंग करें। अब एक सिटी के अंदर हर जगह इक्वल फ्लड नहीं आता है। कुछ जगह आप ठीक से मैनेज कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते हो। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा घुसने की संभावना होती है, वहाँ पे आप जाके थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग बिल्डिंग वगैरह में जब सड़कें वगैरह बनाते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं अ, जो उतना ज़्यादा नॉन परमिएबल ना हो, मतलब उससे थोड़ा बहुत पानी ग्राउंड वाटर में जा सके, एक्सेस वाटर। ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं। बेटर तरीके से सिटी प्लानिंग कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक वगैरह का यूज करना दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको रिसाइकिल नहीं करते तो वो प्रॉब्लम है। और प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके सॉरी, आज एक आर्टिकल भी करेंगे हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके। और रूल्स रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उसको आप थोड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने से थोड़ी समस्या दूर तो होगी डेफिनेटली। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान आपको चाहिए होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान में आपकी जो सिटी है इसकी जो टोपो जो टोपोग्राफी है आपकी सिटी की, मतलब कहाँ पे वो थोड़ा सा ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे लो लाइंग एरियाज हैं, हर चीज़ें की प्रॉपर तरीके से मैपिंग करिए। आप जब कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए अलाउ करते हो, परमिशन देते हो, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी अगर कोई लो लाइंग एरिया है, ठीक है, अब वहां पे आप स्कूल क्यों बनाओगे? ऑब्वियस सी बात है, स्कूल नहीं बनानी चाहिए, परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। वहां पे रेजिडेंशियल एरिया क्यों बनाओगे? ये भी नहीं होना चाहिए। राइट, तो ऐसी चीजें तभी होंगी जब आप अपने सिटी का प्लान पता होगा। अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, लोग कहीं कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट कहीं कुछ भी परमिशन दे देती है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सिटी का टोपोग्राफिकल प्लान है ही नहीं। अगर है तो आप इम्प्लीमेंट करते नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत मुझे लगता है फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा। जब भी कोई किसी चीज़ के लिए परमिशन के लिए पूछेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत आपके सिटी के प्लान को देख के ये बता सकती है कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सॉरी। तो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर एक रीजन में कि कैचमेंट एरिया की बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ, डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक यहाँ पे नजर आ रहा है। कावेरी बेसिन लॉस्ट नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ग्रीन कवर। तो कावेरी रिवर जो है लगातार श्रिंक हो रही है भाई, क्योंकि उसके आस के पास जो वेजिटेशन थी, जो जंगल वगैरह थे, उसकी लगातार कटाई हो रही है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेटली फ्यूचर में फ्लड आएगा, तो हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे? क्योंकि रिवर के अंदर फ्लड आएगा और आसपास अगर फॉरेस्ट होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो फ्लड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये समस्या आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द रिवर कावेरी। कावेरी रिवर जो है, ताल कावेरी एक जगह है, वहां से निकलती है, जो कि वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी हिल्स के अंदर है। ठीक है, कर्नाटका में है, जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट, वहां से निकलती है। इसका बेसिन एरिया आप देख सकते हो, मोर देन 81,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इसके एक तरफ आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ईस्ट में अगर आप जाते हो तो। ठीक है, और कृष्णा बेसिन से सेपरेट होती है ये, पेन्नार बेसिन से नॉर्थ में। ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया को पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है शिवा समुद्रम, और
होगंग कन्नाल, ये दोनों ही वाटरफॉल जो है इसके ऊपर पड़ते हैं। कुछ अगर ट्रिब्यूटरीज आपको देखनी है, आप यहाँ से देख सकते हो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हिरांगी, हिमावती, शिमसा, अर्कावती। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती और नोइल। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु इज भवानी, जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी कावेरी की। कावेरी जब डेल्टा रीजन में जाती है, देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास ट्रिब्यूटरीज और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वहां से बहुत सारी छोटी छोटी रिवर जो है उस मेन रिवर के अंदर मिलके ऐड होती हैं, बाद में मेन रिवर बनती है। तो इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन डेल्टा रीजन में क्या होता है, ये जो मेन रिवर होती है, ये मेन रिवर छोटी छोटी रिवर के अंदर ऐसे बाइफरकेट हो जाती है। जब आपका डेल्टा बनता है, ठीक है, बाइफरकेट हो जाती है। इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जब उस रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जहां पे डेल्टा होता है कावेरी रिवर का, यहाँ पे ये जो रिवर है वो 7 छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। ठीक है, अगर आप इसको नाम याद रखना है तो आप नाम याद कर सकते हो। नंदालार, नत्तार, वजियार, नूलार और सलालार। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरी नहीं है। थोड़ा ध्यान देना आपने, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ो तो एक बार ऊपर पढ़ लेना ये क्या पूछ रहा है, ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है या डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ रहा है। हालांकि 99.999% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके ट्रिब्यूटरी से ही आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी से नहीं आते हैं। लेकिन कई बार है ना, किस्मत खराब होती है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये है इसका जो है पूरा ड्रेनेज एरिया, जो बेसिन है। तो कर्नाटका में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तमिलनाडु, केरला का थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, और कराईकल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका एरिया जो है कवर करता है। चलिए जी, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन से है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि सूडान ने यूएई के 15 डिप्लोमेट्स को परसोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए सूडान में ऑलमोस्ट ना एक सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर। तो वहां के जो आर्मी चीफ है मिस्टर आब्देल फाताह अल बरौही, इनके बीच में और इनकी जो अपोजिशन है, ठीक है, जिसे कहते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF, इनके बीच में चल रही है लड़ाई। तो वहां की आर्मी और RSF के बीच में लड़ाई चल रही है। अब जो टर्की है, टर्की और इजिप्ट, ये लोग आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो यूएई है वो RSF ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये अभी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ये इनके पहले फ्रेंड हुआ करते थे। आजकल तो दुश्मनी हो गई है दोस्तों के बीच में, जो इसके चीफ है, तो उनके बीच में थोड़ा झगड़ा चल रहा है। जो ही सपोर्ट कर रहा है इसको। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि मोस्टली जो गोल्ड माइंस हैं सूडान में वो इनके इनके कंट्रोल में है, और यूएई जो है इसलिए इनको सपोर्ट करता है। खैर ये रीजन वगैरह एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, वो तो जस्ट एक स्टोरी को जानने के लिए होता है। तो इस पूरे चक्कर में क्या हुआ, यूएई ने 15 डिप्लोमेट्स ऑफ सूडान को परसोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया। अब ये क्या होता है, देखिए, परसोना नॉन ग्राटा ना एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अनवेलकम पर्सन। मतलब अगर आप किसी को अपने घर के अंदर अलाउ नहीं करना चाहते हो कि भैया आपका स्वागत नहीं है, तो आप उसको परसोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर सकते हो। या फिर कोई आदमी आपके घर में रह रहा है, आप चाहते हो कि आपके घर से वो भागे, तो आप उसको पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रोहिबिट करना है वो अपनी कंट्री में एंट्री करने से, या फिर वो अगर आपकी कंट्री में रह रहा है तो उसको वहां से भगाने से, कि भैया जल्दी निकलिए। तो जैसे सूडान वालों ने अभी 48 आवर्स का टाइम दिया है यूएई के डिप्लोमेट्स को कि 48 आवर्स में निकलो यहाँ से। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर हम आपको एज अ डिप्लोमेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आपको आम आदमी के रूप में जो है ट्रीट किया जाएगा। और जब आपको आम आदमी के रूप में ट्रीट किया जाता है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि डिप्लोमेट्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इम्यूनिटी होती है अंडर वियना कन्वेंशन। ठीक है, डिप्लोमेट कुछ भी करे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई में सूडान में जितने भी लोग जो है यूएई के रहते हैं उन वो सब चले जाएंगे, नहीं नहीं। डिप्लोमेट्स को किया गया है, ठीक है, जिनको किया गया है उनका प्रॉपर नाम वगैरह लिया गया है। तो मतलब भैया आप यहाँ पे स्वागत नहीं है आपका। तो ये जो पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जाता है, ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल लॉ है, आर्टिकल 9 ऑफ 1961 वियना कन्वेंशन के अंदर में। ठीक है, अब अगर आप किसी को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है क्या किसी को क्यों कर रहे हो। नो, आपको कुछ भी रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है, बस आप कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो दो केस में किया जा सकता है।
एक तो आपकी कंट्री में कोई रह रहा है उसको वहां से भगाने के लिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी कंट्री में आना चाहता है तो आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते। दोनों की पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इवन बिफोर अराइविंग, तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा, पर्सोना नॉन ग्रेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पर्सोना नॉन ग्रेटा, तो उसमें आपसे पूछेगा दैट इट इज डिक्लेयर्ड इवन बिफोर अराइविंग इन अ कंट्री, तो यस दैट स्टेटमेंट वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ये थोड़ा आपने यहाँ पे जानना है। ठीक है, बहुत जब कोल्ड वॉर हुआ करता था तो रशिया और मतलब उस समय तो यू जो यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, यूएसएसआर और अमेरिका इसको बहुत ज्यादा यूज किया करते थे। जब इंडिया कनाडा का इशू हुआ तो उस समय भी हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसा किया था, है ना। तो ये सब थोड़ा सा यहाँ पे चलता है। मोस्टली इसको जो है इंटरनेशनल रिलेशन में इस टर्म का यूज किया जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 21.15 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, स्किल मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि भैया 21 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हमें इस स्कीम के अंदर मिली है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने ये डेटा यहाँ पे दिया है। ये स्कीम का मेजर पर्पस क्या है? जो स्किल अपग्रेडिंग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवानी है, जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट पीपल होते हैं, सिर्फ उनको अपग्रेडिंग ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करानी बल्कि उनको फंड भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, मॉडर्नाइजेशन कराया जाता है, जैसे कोई कारपेंटर है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ है, लॉक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ, पोटर, स्कल्प्टर, इस तरह के 18 ट्रेड्स और क्राफ्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, कोई टॉय मेकर है, खिलौना वगैरह बनाता है, बार्बर है, कोई माला गार्लैंडर है, वॉशरमैन है, इस तरह के 18 प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, और इनका जो स्किल है उसको मॉडर्नाइज करना है, अपग्रेड करना है। उसके लिए जो है 21 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन दी जा चुकी है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कर्नाटका से आई है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इस बार का जो बजट लॉन्च किया गया था उसमें दो स्कीम के बारे में बताया गया था। एक था हमारा विश्वकर्मा योजना, जिसमें 13,000 से लेके 15,000 रुपीज का सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, और दूसरा था लखपति दीदी। ये स्कीम थी लखपति दीदी में सरकार का ये कहना है कि हम लोग 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार देंगे, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा करेंगे। ठीक है, दो स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो विश्वकर्मा स्कीम और जो है लाडली योजना। पर ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए बजट के अंदर, मैंने तभी आपको ये करवाया था टॉपिक। ठीक है, हल्का सा इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें जो मैंने आपको मोस्टली चीजें बता चुका हूँ, क्वालिटी, स्केल, रीच। ठीक है, ज्यादातर जो फोकस है गवर्नमेंट को एससी एसटीज और ओबीसी के ऊपर रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और लखपति स्कीम के अंदर जैसे महिलाओं को प्लम्बिंग का काम सिखाया जाएगा, एलईडी बल्ब मेकिंग, मोमबत्तियां बनाना, ठीक है, एनवेलप वगैरह बनाना, उस तरह के छोटे छोटे काम सिखाए जाएंगे, जिससे उनकी इनकम बढ़ सकती है। ठीक है जी, चलिए। तो द जर्नी टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड, ये टेक्स्ट सेक्शन है, और इसके साथ एडिटोरियल भी है, टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम। तो इसमें बात ऐसी है, जब COP 28 हो रहा है ना अभी, तो COP 28 में हमारा मेजर फोकस कहाँ होता है? ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर होता है। जो UNFCCC की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये कहना है कि भाई अगर आपको प्लास्टिक पोल्यूशन रोकना है, ठीक है, तो अभी से कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि 2040 तक दुनिया भर में प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रिपल हो जाएगा। 2050 तक पूरी दुनिया में जो हमारे ओशियंस हैं उनके अंदर इतना प्लास्टिक हो जाएगा जितना वहां पे मरीन लाइफ भी नहीं होगी, मरीन लाइफ से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा ओशियंस के अंदर। तो ये प्रॉब्लम को आप सोल्व करना पड़ेगा। लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। प्लास्टिक प्रॉब्लम बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। इवन कुछ लोगों का मानना है कि प्लास्टिक प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज से भी खतरनाक प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज को तो फिर भी आप रिवर्स कर सकते हो, इसको तो कतई रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस समस्या तो है। तो इस समस्या का थोड़ा सा सोल्यूशन ढूंढने के लिए अभी इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में नायरोबी के अंदर जो है मुलाकात की है, जिसके अंदर एक जीरो ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, जीरो ड्राफ्ट क्या होता है को मैं बता देता हूँ। किसी भी प्रपोजल का सबसे पहला ड्राफ्ट होता है, जीरो ड्राफ्ट बोलते हैं, काइंड ऑफ रफ ड्राफ्ट।
ठीक है। उसके बाद जितनी भी मीटिंग होती हैं, इस जीरो ड्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाता है अपनी जरूरत के हिसाब से। धीरे धीरे इस जीरो ड्राफ्ट को मॉडिफाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। फिर फाइनल एक जो है फाइनल ड्राफ्ट बनता है, जिसके ऊपर मोस्टली कंट्री अग्री करती हैं और अपने सिग्नेचर करती हैं। तो जीरो ड्राफ्ट इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ प्रपोजल। तो ये जीरो ड्राफ्ट के ऊपर भी काम चल रहा है, और बहुत सारी कंट्री के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एक्सपर्ट्स ने, और प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात किया। लेट्स होप ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, कुछ ना कुछ इसमें बने, कुछ बाइंडिंग अग्रीमेंट जैसे कि ओटो प्रोटोकॉल में किया था वैसा कुछ डेवलप हो। ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो प्लास्टिक पोल्यूशन की भैया समस्या है तो बहुत बड़ी है ना। चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो वही है, नॉर्मल सी बात है भैया। ये जो प्लास्टिक बैग, बोटल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे ये डीकम्पोज होने में बहुत समय लेते हैं। कई सौ साल, कई हजार साल तक भी ले सकते हैं प्लास्टिक। जो चीजें होती हैं, मतलब ये मान के चलिए जैसे अभी हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हम उनकी खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ईंटें मिलती हैं, है ना, उनका सामान मिलता है। तो जो कुछ हजार साल के बाद जब हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी और फ्यूचर की जो जनरेशन्स आएंगी, जब वो खुदाई इस तरह से करेंगी तो उन्हें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उनको पता चलेगा, अच्छा यार ये 2023 में लोग प्लास्टिक यूज किया करते थे, ये मटेरियल हुआ करता था, ऐसा कुछ। क्योंकि वो बहुत समय तक हमारे एनवायरमेंट का रह सकती है, डिकम्पोज नहीं होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है। और कंजप्शन मतलब प्लास्टिक चीजों का कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। देखिए, यूज करने में दिक्कत नहीं है, यूज तो हम लोग सारे प्रोडक्ट करते हैं, दिक्कत है रिसाइकलिंग ना करने में। अगर रिसाइकलिंग कर लेते कोई समस्या नहीं है ना। अब आप डेवलप कंट्री में जाइए, यूरोप कंट्री में जाइए, वहां पे लोग बहुत प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 99.9% उसको रिसाइकिल भी करते हैं। इसलिए वहां पे प्लास्टिक इतनी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पे समस्या ज्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिसाइकिल नहीं करते। 70 से 80% प्लास्टिक जैसा हम लोग यूज करते हैं वैसे ही पड़ी रहती है। रिसाइकलिंग हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं। ये समस्या है। अब लाइवलीहुड की भी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री में लाखों लाखों लोग जो है वो काम करते हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री को हम थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और वाटर यूज होता है, ये अलग से और समस्या है ना। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। इम्पोजिंग द कॉस्ट ऑफ द हार्म ऑन द कंज्यूमर मे नॉट यील्ड एफिशिएंसी। तो प्लास्टिक पोल्यूशन अगर हम लोग कम करना भी चाहें तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक को आप किस चीज से रिप्लेस करोगे? प्लास्टिक सस्ता होता है, यूज करने में आसान होता है, आम आदमी भी यूज कर सकता है, गरीब आदमी भी यूज कर सकता है। प्लास्टिक के जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं वो महंगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है, राइट। उसके अलावा इनकन्वीनियंस, जो सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट है वो बहुत इनकन्वीनियंट है। आप प्लास्टिक को किस चीज से रिप्लेस करोगे? ग्लास से रिप्लेस करोगे, क्लोथ से रिप्लेस करोगे, कॉटन से? किस चीज से रिप्लेस करोगे? जिस चीज से भी रिप्लेस करोगे ये बहुत महंगा होगा और इनकन्वीनियंट भी होगा। प्लास्टिक तो इजी कैरी करने में है, कहीं भी लेके चले जाओ, हल्की होती है, कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। ये समस्या हमारे यहाँ पे है। हमारे व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर कितना सारा प्लास्टिक यूज होता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, कितना ज्यादा प्लास्टिक वहां पे यूज होता है। तो प्लास्टिक आजकल हर चीज में है, तो आप प्लास्टिक के बिना दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया प्लास्टिक। आपके लैपटॉप के अंदर, आपके फोन के अंदर, हर चीज के अंदर आपको प्लास्टिक मिलेगा, है ना। पंखे भी प्लास्टिक के आते हैं। आप टीवी ओपन करके देखिए, उसमें दुनिया भर का सामान प्लास्टिक का आपको मिलेगा। वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, जितना कोशिश हो सकती है हम लोग उतना तो करना ही चाहिए। प्लास्टिक इसलिए कह रहा हूँ, बार यूज आप मना नहीं कर सकते, यूज तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक बिना काम नहीं चलेगा दुनिया का। लेकिन रिसाइकिल करिए आप उसको, ये जरूरी है। सेपरेशन करिए, कलेक्शन करिए, प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग करिए, ठीक है, वो सब बनाया जाना जरूरी है। तो इंडिया ने भी 2016 में और फिर बाद में 2021 में उसको अमेंडमेंट किया। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हम लोगों ने बनाए हैं 2021 में। और इंडिया ने तो ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर ही दिया है, लेकिन ये सिर्फ नाम नाम का है, ओनली ऑन पेपर। क्योंकि आज भी धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे देश में यूज होती है, आपने अपने आसपास देखा ही होगा। तो ये सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने 2021 के अंदर? तो सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोगों ने बैन कर दिया, ठीक है। ऑन पेपर हो लेकिन है तो सही कम से कम।
उसके बाद कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। तो देखिए हर प्लास्टिक एक जैसी नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक को इजीली कंपोस्ट किया जा सकता है, तो वहां पे ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है ना। 10 साल का समय दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को। तो जो आइटम सिंगल यूज बैन के अंदर इंक्लूड नहीं की गई हैं, वहां पे भी हम लोग प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो प्लास्टिक के पॉलीथीन वगैरह हमारे पास होते हैं, उनकी थिकनेस को बढ़ाया गया है। तो 50 mm से उसको 75 माइक्रोन कर दिया गया, और फिर बाद में इसको 120 माइक्रोन कर दिया गया। क्योंकि प्लास्टिक बैग जितने थिक होंगे तो उससे क्या होगा, वो हैवी होते हैं और वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो क्योंकि महंगा होगा प्लास्टिक, तो सोच के देखिए, आप जो है 20 रुपए की सब्जी लेके आए और 5 रुपए का अगर आपको पॉलीथीन मिलेगा, तो पॉलीथीन घर से लेके जाओगे, है ना। तो महंगा भी हो जाता है, वो हैवी भी हो जाता है। तो क्योंकि जो प्लास्टिक हैवी होते हैं, बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती है ना। उसके अलावा मॉनिटरिंग एजेंसीज वगैरह हम लोग हमारे यहाँ पे जैसे सीपीसीबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इवन अभी तो पंचायत के अंदर भी जो है इस रूल को इंक्लूड किया गया है। 2016 वाला पंचायत के अंदर नहीं हुआ करता था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे है, जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लास्टिक के, जैसे जैसे पेप्सी, कोका कोला या ऑल दैट, इतनी जो कंपनीज वगैरह होती हैं जो प्लास्टिक जनरेट करती हैं, तो इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, उस प्लास्टिक को ये लोग कलेक्ट करें। कलेक्ट करें फिर उसको रिसाइकिल करें। तो इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। जैसे मान लो जो पेप्सी की बोतल होती है, तो पेप्सी कंपनी की ही जिम्मेदारी है उसको कलेक्ट करे, रिसाइकिल करे। तो ये एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये तो आपको भी पता है ग्राउंड पे कितना एप्लीकेबल होता होगा, बट चलो ठीक है, कानून तो है। तो समस्या कानून की थोड़ी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा है। इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज और इन लाइक इंडिया ऑल्सो। ठीक है, कानून बनाने में तो हम टाइम नहीं लगाते हैं, तुरंत बना देते हैं। समस्या है इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आज के पेपर में, वैसे बहुत अच्छे आर्टिकल आए नहीं थे। हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी कुछ खास मुझे लगा नहीं, आज का एडिटोरियल था ये। ये तो हम लोगों ने कर लिया था पहले ही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये टॉपिक थोड़ा पढ़ सकते हो, डिसेंट सा आर्टिकल था। ये जर्मनी वाले टॉपिक को खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉलेज लेना चाहते हो तो ये टॉपिक थोड़ा पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।